टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ दिनों के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां होने के कारण मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन कल जैसा कि राज्यसभा में वर्तमान सरकार के द्वारा गुलामी की निशानियों को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक बिल प्रस्तुत किया गया, उस बिल के परिप्रेक्ष्य में मैं वीडियो बनाने से अपने आप को नहीं रोक सका और यह वीडियो आप लोगों के समक्ष बना रहा हूं। और सबसे अहम प्रश्न उठा रहा हूं कि जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पिछले 15 अगस्त को प्रण लिया था कि हम गुलामी की यादों को, हम गुलामी की निशानियों को मिटाएंगे, तो क्या गुलामी की निशानियों को मिटा देने से हम लोगों को सच्चा न्याय मिल पाएगा? क्या हम लोगों के संविधान में, जो संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, उस प्रस्तावना की पूर्ति हो पाएगी? इन सब सवालों पर आज अहम प्रश्न चिन्ह उठता है। साथियों, क्या इन संशोधनों से, क्या इस नाम बदलने से क्या हम लोगों को त्वरित न्याय मिल पाएगा, या जैसा चल रहा था वैसा ही होगा? नाम में क्या रखा है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो नाम बदलने से हम लोगों को कोई उपलब्धि या कोई गुलामी की निशानियों को खत्म करने से हम लोगों को कोई न्याय मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है। आज हमारे पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग हैं। 5 करोड़ केसों को त्वरित निपटारा करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, हमें न्यायालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जजों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ बनाने की आवश्यकता है, हाई कोर्ट के खंडपीठों की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक खंडपीठ बनाया जाए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। लेकिन सरकार गुलामी के निशानियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। वैसे यह नाम जो हैं हमारे भारत, हमारे देश के गौरव के प्रतीक हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड की हम बात करें तो इंडियन पेनल कोड 1860 में बनाया गया था। अब 1860 को बदल के आप उसके जगह पे 2023 करते हैं, उसका नाम बदल के दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। इसमें कहीं पे गुलामी का प्रतीत हमें समझ में नहीं आता। भारतीय दंड संहिता, इसमें कहां अंग्रेजों का नाम है, कहां क्या है? 1860 में बना है। यह हमारे गौरव का प्रतीत है कि 1860 से हमारे देश में ऐसा कानून, ऐसा न्याय व्यवस्था चल रही है। हाँ, इस कानून को बनाने में अंग्रेजों की मंशा जरूर ये रही होगी कि जो हमारे सरकार के खिलाफ, जो यहाँ के देशभक्त हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करते हैं, तो उनको कुचलने का कड़ा से कड़ा प्रावधान उसमें किया गया था। तो उन प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता थी, न कि नाम बदलने की। लेकिन सरकार ने जैसा कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया है। इसी तरह से CRPC, जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का नाम बदल के नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट, IEA एक्ट 1872, इसको बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। इससे हम लोगों को क्या प्राप्ति होगी? क्या हम लोगों को त्वरित न्याय मिल पाएगा? इस पर तो अहम सवाल उठता ही है। लेकिन इसमें अगर हम देखें कि क्या क्या संशोधन किए गए हैं, तो साथियों, IPC जो है, भारतीय दंड संहिता में लगभग 22 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और इसमें 175 प्रावधानों में नया बदलाव, 175 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। ये अच्छी बात है। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा उनके सरकार को जो कमजोर करने वाले यहाँ के देशभक्त थे, उनके विरोध में कड़ा से कड़ा प्रावधान किया गया था। उन प्रावधानों में बदलाव किया गया है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा 8 नई धाराओं
का भी इसमें जोड़ा गया है। ये भी अच्छी बात है, जो कि पहले आईपीसी में 511 धाराएं होती थी, अब इसको बदल के 356 धाराओं में वो कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम सीआरपीसी को देखें तो सीआरपीसी के 9 प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है, 160 प्रावधानों में बदलाव किया गया है, 9 नए धाराएं जोड़ी गई हैं। इस तरह से पहले सीआरपीसी में जो 484 धाराएं होती थी, अब बढ़ के 533 धाराएं हो गई हैं। इसी तरह से अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो एविडेंस एक्ट में 5 प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है, 23 में बदलाव किया गया है और एक नया धारा जोड़ा गया है। इस तरह से पहले जो 167 धाराएं एविडेंस एक्ट में होती थी, अब कुल 170 धाराएं हो गई हैं। इसके अलावा कुछ और अहम प्रावधान किए गए हैं, जो प्रावधान बहुत ही अच्छे हैं, जो हम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन नाम बदलने से त्वरित न्याय मिलेगा यह संभव नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नाम आप वही रहने दीजिए, इससे हमें गुलामी की प्रतीत या गुलामी की निशानी का आभास नहीं होता। वो हमारे देश का कानून है, भले उस समय कोई भी बनाया हो, आपके द्वारा ही इसी में एक संशोधन किया गया है कि त्वरित सुनवाई करने के लिए ट्रायल के दौरान ऐसा देखा गया है कि जो विवेचक होता है, उन विवेचक का कहीं दूसरे अन्यत्र जगह ट्रांसफर हो जाता है और उस विवेचक को पुनः गवाही देने के लिए आने के लिए बहुत लंबा वक्त लग जाता है। इस प्रक्रिया को आपके द्वारा ही खत्म किया गया है और यह कहा गया है कि वर्तमान में जो विवेचक होगा वह उसमें साक्ष्य दे सकता है। यह जरूरी नहीं है कि जो विवेचक जो विवेचना किया है उसी विवेचक का साक्ष्य होना जरूरी है। तो इस तरह से आपके द्वारा ही इस तरह से अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। तो ये अमूलचूल परिवर्तन आपके द्वारा जो किया गया है, यह बहुत ही तर्कसंगत है, बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं रखा है, आप नाम सेम रहने दीजिए। अमेंडमेंट आप जो कर रहे हैं अमेंडमेंट सही है। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया है आईपीसी में। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन ये किया गया है कि जो 3 साल से कम सजा के प्रावधान वाले प्रकरण हैं, अपराध हैं जिनमें 3 साल के कम की सजा होती है, उन सारे प्रकरणों को समरी ट्रायल में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। इससे निश्चित ही हम लोगों को एक बेनिफिट होगा कि लगभग जो हमारे पूरे देश में अगर देखा जाए तो 40% केस जो होते हैं वो 3 साल से कम अपराध सजा वाले केस होते हैं। तो ऐसे केसों को अगर समरी ट्रायल में परिवर्तित कर दिया जाए तो समरी ट्रायल में बहुत कम जुर्माना का प्रावधान है या बहुत कम सजा का प्रावधान है। अगर आरोपी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे केसों को बहुत ही आसानी से हम समाप्त कर सकते हैं, यानी केसों का खात्मा बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, केस खत्म होगा। इसके अलावा इसमें जो एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, सर्च या जब्ती। साथियों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि घूसखोरी भ्रष्टाचार हमारे देश में चरम सीमा पर है। हालांकि इन परिवर्तनों से घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस ओर एक कदम उठाया गया है। जैसा कि इसमें एक प्रावधान किया गया है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और जब्ती का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग रखना जरूरी है। वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ही पुलिस सर्चिंग कर सकती है और जब्ती की कार्रवाई कर सकती है। पहले होता क्या था कि पुलिस वाले अगर किसी से दुश्मनी निकालना हो या किसी के खिलाफ जानबूझ के ऑफेंस या अपराध पंजीबद्ध करना हो तो उसके परिसर में किसी भी तरह का जो खतरनाक पदार्थ होते थे, जैसे मान लीजिए ड्रग्स वगैरह हो गए, उनको प्रतिस्थापित कर देते थे और बाद में जाके सर्च के दौरान उसको जब्त करके उनके ऊपर वह आरोप मिथ्या आरोप गढ़ देते थे और उस मिथ्या आरोप के बदौलत उस व्यक्ति को कई सालों तक मुकदमों का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि उसकी जमानत भी इतनी आसानी से नहीं होती थी। तो अब इसका प्रावधान कर देने से अब पुलिस को इस तरह का गलत मनगढ़ंत अपराध कायम करने से
नहीं कर पाएंगे, यानी इस तरह का गलत अपराध कायम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक प्रावधान और किया गया है, अगर हमारा कभी विवाद किसी लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी से हो जाता था तो हम उस कंडीशन में जब तक उस लोक सेवक के खिलाफ कोई परिवाद या कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं करा पाते थे तब तक कि सरकार के द्वारा परमिशन न दिया जाए। अब इसमें भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि आप परमिशन के लिए आवेदन कीजिए, 120 दिन में सरकार या उसके वरिष्ठ अधिकारी परमिशन देंगे या नहीं देंगे। परमिशन देंगे तब भी ठीक है, अगर परमिशन नहीं देंगे तो 120 दिन के अंदर वह परमिशन माना जाएगा और उसके हिसाब से आप उस लोक सेवक के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है। इसके अलावा एविडेंस एक्ट में ही एक बदलाव और महत्वपूर्ण किया गया है, जिसमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। ऐसे सभी प्रकरणों का फॉरेंसिक जांच निश्चित होगा, यानी सभी क्राइम सीन का फॉरेंसिक जांच होगा, फॉरेंसिक टीम रहेगी और इसका जांच अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि किसी भी आरोपी को अगर जैसे उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता था और ट्रायल शुरू होता था तो आरोपी के अनुपस्थिति के कारण ट्रायल को समाप्त कर दिया जाता था या उस प्रकरण को डिस्पोज या समाप्त करके उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया जाता था। यानी जब तक आरोपी उपस्थित नहीं होता था तब तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का ट्रायल नहीं चल पाता था। तो ऐसे प्रकरणों में भी बदलाव किया गया है। अब आरोपी के अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा, सजा होगा, सजा के बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाएगा। यानी अब उसके अनुपस्थिति के कारण ट्रायल की कार्यवाही नहीं रुकेगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और बदलाव किए गए हैं, जो बदलाव अच्छे हैं, लेकिन कुछ बदलाव अच्छे नहीं भी हैं। जैसे हम इसमें देखें चार्जशीट फाइल करने से संबंधित, चार्जशीट फाइल करने से संबंधित यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर में चार्जशीट फाइल करना होगा। अगर 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होता तो न्यायाधीश के अनुमति से 90 दिन का समय अवकाश और बढ़ाया जाएगा, यानी 180 दिन में चार्जशीट हर हालत में फाइल करना होगा। यह भी एक तरह से अच्छी शुरुआत है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर माना जाए इसमें समय बहुत अधिक दे दिया गया है। एफआईआर होने के 6 महीना बाद चार्जशीट फाइल करना, इतना लंबा वक्त, यह खुद ही स्पीडी ट्रायल के खिलाफ है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से डिजिटल क्रांति की ओर इसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। इसमें अब ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया और गवाही देने की प्रक्रिया, जो पहले आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका उपस्थिति या उसकी गवाही को हम रिकॉर्ड पर ले सकते थे, अब इसमें भी सुधार करते हुए अब गवाही की प्रक्रिया को आम अभियोजक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। यानी वकील भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही करा सकता है, रिकॉर्ड पर ले सकता है, न्यायालय में उपस्थित होने का आवश्यकता नहीं है। इसकी भी शुरुआत इसमें किया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इसमें बदलाव दुर्घटना से संबंधित, चोटिल व्यक्ति से संबंधित किया गया है कि अगर दुर्घटना कारित होती है और दुर्घटना कारित करने वाला व्यक्ति उस दुर्घटना कारित व्यक्ति को, यानी चोटिल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है, भर्ती कराता है, तो उसके ऊपर जो ऑफेंस लगेगा, जो धारा लगेगी, उसमें कम सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उसी अवस्था में छोड़ के भाग जाता है तो उसके ऊपर गंभीर से गंभीर अपराध पंजीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से जो भी परिवर्तन, जो भी प्रावधान वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है, यह संशोधन या प्रावधान तो अच्छे हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के सरकारों के संरक्षण देने के लिए बनाए गए थे,
उन कानूनों को बदल दिया गया है या तो निरस्त कर दिया गया है। जैसे राजद्रोह का मुकदमा जो 124A था, उसको निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यह अंग्रेजों के द्वारा अपने सरकार के हितों के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन यह है कि नाम आप सेम रहने दीजिए। नाम बहुत ही अच्छा है। जो नाम पहले से चला आ रहा था, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता हो गया, भारतीय दंड संहिता हो गया, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, इसमें कहीं पे गुलामी के निशानी का प्रतीत नहीं समझ में आता। और सन हमारे गौरव का प्रतीत है कि हम इतने दिनों से हमारे देश में इस तरह का कानून व्यवस्था चल रहा है। हाँ, जो कानून व्यवस्था में अमेंडमेंट किया गया है, जो कानूनों में संशोधन किया गया है, यह संशोधन सही है, जिसको हम जितना भी तारीफ करें बहुत ही अच्छी है। इस पर पुलिस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है, सरकार पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है, और न्याय, स्पीडी न्याय कैसे हो, उस पर भी प्रयास किया गया है। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं कि अब इतने दिनों के अंदर ट्रायल भी संपूर्ण करना होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जब कार्यवाही संपन्न हो जाती है तो संपन्न होने के बाद 30 दिनों के अंदर फैसला भी करना होगा। इस तरह से साथियों, ये बिल जो प्रस्तुत हुआ है एक तरह से ऐतिहासिक बिल है। तो इस बिल के संबंध में आप लोगों का क्या कहना है? अगर कोई प्रश्न या सवाल हो तो कृपया कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।